गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु गर्ग और स्वागत है आपका छा क्लासेस के पोर्टल पर। क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। सोशल में ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बेसिकली आप सारे लोग जानते ही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब भी किसी भी रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बड़े स्केल पर कहां देखी जाती है, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़े स्केल पर देखा जाता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज ही वो जगह है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाता है। एक अच्छे लेवल पर किसी चीज को रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करके जिस जगह फिनिश प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो इंडस्ट्रीज ही हैं। तो प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग और जगह को बोलते हैं इंडस्ट्रीज। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लियर हुआ? दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमने लास्ट ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में। हमने तमाम चीजें जानी। हमने देखा कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है। इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है और एग्रेरियन कंट्री का मतलब है कि किसी भी तरीके से इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर देखा जाता है तो एग्रीकल्चर का ही देखा जाता है। लोगों की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। पैसा कमाने के लिए लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। 65 से लेकर 75% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक नई इंडस्ट्री को लॉन्च किया गया, एक नए सेक्टर को लॉन्च किया गया और उसका नाम था सेकेंडरी सेक्टर। एग्रीकल्चर हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर में। एक नए सेक्टर को लॉन्च कर दिया और नए सेक्टर का नाम रखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या फिर हम ये कह लें कि सेकेंडरी सेक्टर को ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को जानने का मतलब सिर्फ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जा रही है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आने से सबसे बड़ी चीज जो देखी गई वो ये थी कि डिपेंडेंसी कम हो गई। पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड थे, आज लोग एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर से भी ले सकते हैं। पहले केवल कमाई का एक ही जरिया था, आज सेकेंडरी सेक्टर ने डिविजन्स कर दी, उसमें शिफ्ट हो गया। कुछ लोग यहां काम कर रहे, कुछ लोग वहां काम कर रहे, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सीजनल सेक्टर है, 12 महीने काम किसी को नहीं देता। तो जो बचे कुछ महीने हैं उसमें कोई व्यक्ति कहां काम करेगा, तो अब व्यक्ति के पास एक और जगह है। इस सेकेंडरी सेक्टर के आने से ही राइज मिला टर्शियरी सेक्टर को। भाई कोई चीज बन रही है तो वो ट्रांसपोर्ट भी होगी, कहीं जाके बिकेगी भी, उसके लिए सर्विसेज की आवश्यकता है, तो सर्विस सेक्टर को भी ओपन कर दिया किसने? सेकेंडरी सेक्टर ने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने। तो इंपोर्टेंस क्या? पहला इंपोर्टेंस मैंने आपको ये बताया। दूसरा, भाई जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं यही इंडस्ट्रीज तो है जिन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम किया है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन किसकी वजह से आया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से। क्योंकि ट्यूबवेल्स, पंप्स, HIV सीड्स, PVC पाइप्स, थ्रेशर्स, कल्टीवेटर्स, ये सारी मॉडर्न चीजें हैं। पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते थे, यानी पुराने तरीकों का यूज करते थे।
आज हम नई मेथड्स का यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का काम किसने किया? सेकेंडरी सेक्टर ने, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। दूसरा पॉइंट, भाई इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को खत्म करने का काम किसने किया? गरीबी को खत्म करने का काम किसने किया? भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया। तो भाई गरीबी को खत्म करने का काम किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। पॉवर्टी को खत्म करने का काम किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। काम दे दिया लोगों को तो जाहिर सी बात है कुछ सब चीजें कम हो जाएंगी। अब जो चीजें आज बन रही हैं फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रही हैं, ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी होगा, और जब एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट होने से ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेन देन बढ़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है वो भी आपको मिलेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का किसकी वजह से आया? मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। ट्रेड और कॉमर्स किसकी वजह से बढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम कौन कर रही है? मैन्युफैक्चर सेक्टर कर रही है। अब आप बताइए भाई रॉ मटेरियल की वैल्यू ज्यादा होती है या फिर फिनिश प्रोडक्ट की? जाहिर सी बात है कि फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यूएबल बनाने का काम किसने किया? सेकेंडरी सेक्टर ने किया, नहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने किया। कंट्रीब्यूशन, अब बात आती है कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में? कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए हम बात करें, जो ट्रेंड ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का वो 7% रहा है, जबकि 12% होना चाहिए। टोटल इस सेकेंडरी सेक्टर का, पूरे सेक्टर का 27% का रेशियो है, जिसमें से 17% इंडस्ट्रीज के हाथ में है और 10% माइनिंग, क्वेरिंग, इन सब चीजों पे है। ग्रोथ रेट 12% की होनी चाहिए लेकिन 7% की है। 2003 में इसको 9 से 10% के साथ बढ़ते हुए देखा गया। ये माना गया कि अगले 10 साल में ये जो 12% की बात की जा रही है भाई 12% से ग्रोथ इंडस्ट्री की होनी चाहिए, वो भी अगले 10 सालों में देख लिया जाए। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं? तो भाई देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैं आपको थोड़ा सा लिखकर भी बता देता हूं अगर आप देखना चाहें तो। देखिए सबसे पहली चीज हमारी होती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जरूरी क्यों होती है? आप मुझे बताइए, क्या हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन बिना रॉ मटेरियल के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई आटा बनाएंगे तो आटे के लिए गेहूं चाहिए, बिस्किट बनाएंगे बिस्किट के लिए आटा चाहिए, आटे के लिए गेहूं चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल है। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी जाती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्या वो जगह ऐसी है जहां से हमें रॉ मटेरियल अच्छा खासा मिल सकता है? क्या वो जगह ऐसी है जहां से हमें लेबर अच्छी खासी मिल सकती है? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में लेबर की डिमांड होती है और दोनों तरीके की लेबर चाहिए होती है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड और अनस्किल्ड, पढ़ी लिखी लेबर भी चाहिए और अनपढ़ लेबर भी चाहिए, क्योंकि फिजिकल वर्क अनस्किल्ड लेबर करेगी। क्या करना है, कैसे करना है, कितना क्या यूज करना है, प्रोडक्शन कैसे होगा, मशीन कैसे चलेगी, ये सब चीजें आपको स्किल्ड लेबर बताती है। कैपिटल, बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। भाई हमें ये भी देखना है कि हम ऐसी लोकेशन चुने जहां पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसी फैसिलिटीज बहुत अच्छी खासी अवेलेबल हो, क्योंकि बिना इन फैसिलिटीज के किसी भी जगह प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है।
पावर, भाई हम जिस इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, शुगर केन इंडस्ट्री लगाई, अब इन इंडस्ट्रीज को पावर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हमें ये देखना है क्या पावर फैसिलिटी वहां बहुत अच्छी अवेलेबल है, क्या वहां बिजली 24 घंटे आ सकती है, क्या हम वहां पावर को एक एक्सटेंडेड तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे हमारे प्रोडक्शन में कोई बाधा ना आए। मार्केट, भाई 5वां पॉइंट है मार्केट। अब चीज बन तो गई, अब बनने के बाद उसका बेचना भी जरूरी है। आपके पास उसका आउटपुट कहां से आएगा, मार्केट से आएगा, और मार्केट बहुत जरूरी होता है। जरूरी क्यों है? जिस जगह हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं हम ये भी देखें कि हमारे आसपास ही मार्केट हो या हमारे आसपास के रीजन्स में मार्केट एरिया हो, जिससे आज हम जो चीज बना रहे हैं उसको हम इजीली मार्केट तक पहुंचा सकें या हमारी रीच मार्केट तक हो। हम जहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके आसपास मार्केट होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो लेबर वहां काम कर रही है उसको भी मार्केट से किसी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, और हमें भी कभी कभी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मार्केट की आवश्यकता हो सकती है, और अगर वो मार्केट पास में है तो इससे अच्छी बात कोई होती नहीं। तमाम फैक्टर्स देखे जाते हैं। छठवां है गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? जो सैमसंग आपके यहाँ काम कर रही है, जो एप्पल आपके यहाँ काम कर रहा है, जो फोर्ड की गाड़ी आपके चेन्नई में बन रही है, तमाम अलग अलग एमएनसीज जो आपके यहाँ काम कर रही हैं, उन एमएनसीज के काम करने का पहला मोटो, पहली शर्त होती है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी। अगर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी लाभदायक है, उनको सपोर्ट करती है, उनको कॉपरेट करती है, उनके लिए वैल्यूएबल है, उनके लिए कोई बाधा नहीं अटकाती, तभी लोग उस जगह इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया है रॉ मटेरियल, फाइन। दूसरा मैंने आपको बताया है लेबर। तीसरा मैंने आपको बताया है कैपिटल। चौथा मैंने आपको बताया है पावर। पांचवा मैंने आपको बताया है मार्केट। और छठवां मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। छठवां जो है मैंने आपको बताया है गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये कुछ चीजें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला, रॉ मटेरियल अच्छा मिल जाए, कहीं से लेबर अच्छी मिल जाए, लेबर चीप होनी चाहिए, तभी तो आप फायदा कमा पाओगे। और लेबर इंटेंसिव, यानी ऐसे एरिया जो लेबर इंटेंसिव जहां पर, अच्छा ये लेबर के लिए एक कैसे एरिया चुनेंगे? ये हमेशा इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए जहां से लेबर ज्यादा मिल जाए, इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उस एरिया में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जिस एरिया में हाई डेंसिटी की पॉपुलेशन होती है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस भी ज्यादा होते हैं और फिर लोग कम से कम रेट पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा कैपिटल, पैसा, बैंकिंग और फाइनेंस जहां अच्छा होगा वहां लोकेट करेंगे। पावर, बिजली, कोयला, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। मार्केट, जहां आसानी से ये चीजों को कैरी कर सकें, किसी चीज का लेन देन कर सकें, किसी चीज को पहुंचा सकें, खरीद सकें। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है आपकी, ये चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह प्लेस करें जहां ये सारे इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, जिस लोकेशन पर ये सारे फैक्टर्स हमें मिल जाए, या तो ये हमें वहीं की वहीं मिल जाए या फिर हम आसपास से इनको अरेंज कर सकें। या तो ये सारी चीजें हमें मिल जाए या फिर हम इन चीजों को वहां से अरेंज कर सकें। अब देखिए इनपुट क्या है और आउटपुट क्या होता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे पैसा वापस आता है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटाकर आपको आगे थोड़ा सा दिखा देता हूं कि
किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो मैंने यहां लिख दिया मनी, पैसा चाहिए। अब इनपुट के तौर पर हमने सबसे पहले क्या डाला? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल है, अदर कंपोनेंट पार्ट्स है, फाइन। तो भाई इनपुट के तौर पर हम क्या लिखेंगे यहां पर? इनपुट। इनपुट में आ गया आपका रॉ मटेरियल। इनपुट में आ गया रॉ मटेरियल, फाइन। इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स। दूसरा, हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई फैक्टर प्रोडक्शन में मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल जिसको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, और एंटरप्राइजेस यानी ह्यूमन कैपिटल। हमें ये चीजें चाहिए, क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जब आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, फिजिकल कैपिटल होता है, और क्या होता है हमारा? एंटरप्राइज। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आता है, बता देता हूं, हाल सर्विस सेक्टर में आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है। ये चीजें ट्रांसपोर्ट होकर फिर सबसे पहले कहा जाती है फैक्ट्री में। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम शुरू हो जाता है। फैक्ट्री में इसका आउटपुट क्या आता है? तो भाई इसका जो आउटपुट आता है वो फैक्ट्री में, ये रॉ मटेरियल जो ऊपर था ये बन जाएगा अब एक प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट बनने के बाद फिर से एक बार क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ये ट्रांसपोर्ट हो गया साहब। ट्रांसपोर्ट कहां होगा? मार्केट में होगा। ट्रांसपोर्ट कहां होगा? मार्केट में होगा। ये मार्केट में, और मार्केट से फिर इसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इनपुट में क्या लगाया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद हमें क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एंटरप्राइजेस। जब ये सारी चीजें हो गई, अब इस रॉ मटेरियल को इन सब चीजों के बाद कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री में। तो ट्रांसपोर्टेशन यूज हो गया, फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट को बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट में पहुंचा और पैसा। तो पैसा ही लगाया और पैसा ही हमें वापस मिल गया। समझ में आ रहा सबके? आई होप आप लोगों की ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, फाइन। इसके बाद हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। एक इंडस्ट्री होती है हैवी इंडस्ट्री और एक इंडस्ट्री होती है लाइट वेट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जिसमें हैवी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, आयरन है, स्टील है, जो बल्क में जहां चीजें बनाई जाए, हैवी चीजें बनाई जाए, उसको कहते हैं हैवी वेट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री कौन सी होती है? लाइट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे हल्के सामान बनाए जाते हैं, जहां पर सामान हल्के बनाए जाते हैं। ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं हम लाइट वेटेड इंडस्ट्री। प्लास्टिक्स वगैरह का बनाया जाना, इन सब चीजों का, जैसे कि स्विंग मशीन वगैरह है, तो ये लाइट वेटेड इंडस्ट्री में आती है। दूसरी बात, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है और एक स्मॉल स्केल होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिस इंडस्ट्री में 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा लगाया जाए, जहां ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिले, जहां पे अच्छी बड़ी बड़ी मशीनरीज काम कर रही हो।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जहां 1 करोड़ रुपए तक की जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कैंडिड की बुक के अकॉर्डिंग जहां 5 करोड़ से कम की इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां लागत इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज में होता है वो 5 करोड़ से कम का होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम, और जहां लोग कम काम कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। आई होप आप सारे लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करूं, अगर मैं बात करूं एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो देखिए जो इंडस्ट्रीज पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूलन टेक्सटाइल है, शुगर है, एडिबल ऑयल है, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। इंडस्ट्रीज वो जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का नाम देते हैं। दूसरी बात, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती हैं, तो जरा देख लीजिए भैया। एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, तो मैं पहले बता दूं, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले आने वाली इंडस्ट्री का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहली इंडस्ट्री जो आ रही है एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज में, उसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया, ये इंडिया में एक इंडस्ट्री ऐसी जो सेल्फ रिलायंट है और अपनी वैल्यू में कंप्लीट, अपनी वैल्यू चेन में कंप्लीट है। इसका मतलब क्या, रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक जो भी आपको टेक्सटाइल को बनाने के लिए चाहिए वो आपको सब यही मिल जाएगा, बाहर से कुछ नहीं लाना। इसका मतलब ये होता है सेल्फ रिलायंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है और अपनी वैल्यू चेन में बिल्कुल कंप्लीट है। ये इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है प्रोडक्शन, इट कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि कॉटन, जूट, इन सबको इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रही है और फॉरेन एक्सचेंज लाने में भी हेल्प कर रही है। लगभग 12% की हेल्प आपकी ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम बात कर लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल तो अलग तरीके का होता है, कॉटन की बात कर लेते हैं। ये जो कॉटन इंडस्ट्री है, इस कॉटन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखा जाता है। टोटल महाराष्ट्र में 122 के करीब इंडस्ट्रीज है, 122 के करीब कॉटन की मिल्स है। और महाराष्ट्र में भी जो मुंबई रीजन है, मुंबई में सबसे ज्यादा 63 मिल्स को देखा जाता है। महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज्यादा 63 मिल्स है। ये जो इंडस्ट्री है इसकी क्लोज लिंक है एग्रीकल्चर से, क्योंकि ये फार्मर को भी लिविंग प्रोवाइड करती है। कॉटन इंडस्ट्री जो है इसके लिंक सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर से ही कॉटन का आता है क्योंकि फार्मर को लिविंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि कॉटन बॉल प्लकर्स, जो कॉटन को निकालने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्पिनिंग करने वाले लोग हैं, जो वीविंग करने वाले लोग हैं, जो गिनिंग करने वाले लोग हैं, डिजाइनिंग करने वाले लोग हैं, पैकेजिंग करने वाले लोग हैं, टेलरिंग करने वाले लोग हैं, डाइंग करने वाले, स्विंग करने वाले, और ये तमाम अलग इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है पैसा कमाने के लिए। ये तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी पैसा कमाने में हेल्प करती है। जैसे कि केमिकल वाले लोगों को भाई फायदा मिलता है क्योंकि उनको भी केमिकल बेचने का मौका मिलता है, कॉटन वालों को। डाई करने वाले जो कपड़े पर जो कलर वगैरह होते हैं, पैकेजिंग, जो व्यक्ति पैकेज कर रहा है, तो तमाम अलग अलग इंजीनियरिंग वर्क्स को, भाई मशीन वगैरह बनाना, मशीन का खराब हो जाने पर उसको सही करना, इन तमाम इंडस्ट्री वाले लोगों को यहाँ पर काम मिलता है। तो ये काम देने का काम कौन कर रही है, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही है।
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 122 कॉटन मिल्स है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में सबसे ज्यादा है। फाइन, इसके भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि भाई मुंबई में जो है वो पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। मुंबई में जो है वो पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होने से आप भारी से भारी सामान ला सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मुंबई जो है वो हमारी फाइनेंस कैपिटल है। तो मैंने आपको कुछ अभी फैक्टर्स बताए थे, किसी इंडस्ट्री को अगर कहीं लगाया जा रहा है तो उसका रीजन है मुंबई में मार्केट अच्छा है, मुंबई में आपको फॉरेन मार्केट भी मिल जाता है, इजी होता है जाना और आना। अच्छा, और भाई बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं मुंबई में, आपकी फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि फाइनेंस कैपिटल हमारी मुंबई है इंडिया की। दूसरी बात क्या है, मुंबई में पावर जनरेशन बहुत अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें वहां से मिल जाती है, क्योंकि पूरे मुंबई के आसपास जो समुद्र देखे जाते हैं। राइट, तो मुंबई में हमें लेबर अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आसपास के एरिया से जो लेबर है वो इजीली बहुत चीप कॉस्ट पे हमारे लिए अवेलेबल होती है। इसलिए सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज को मुंबई में लगाया गया है, महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात, इसके बाद हम बात करते हैं कि मुंबई, क्या महाराष्ट्र के अलावा भी कॉटन को कहीं और बहुत ज्यादा अच्छा उगाया जाता है? बिल्कुल उगाया जाता है भाई। महाराष्ट्र के अलावा कॉटन को गुजरात में उगाया जाता है। वहां जो पाई जाने वाली सॉइल होती है इन जगहों पर, उसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, और ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेगर सॉइल भी होता है। यही वो सॉइल है जो कॉटन के उगाए जाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। डिकन प्लेट्यू एरिया में भी इस सॉइल को पाया जाता है। गुजरात में भी बहुत सारी कॉटन मिल्स हैं, लगभग 100 से ज्यादा कॉटन मिल्स गुजरात में है, 100-110 से ज्यादा। और गुजरात का जो सिटी है अहमदाबाद, उसमें 73 कॉटन मिल्स को सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो महाराष्ट्र के बाद जो सेकंड प्रोड्यूसर है कॉटन का, वो कौन है? गुजरात है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एनसीईआरटी में चीजें बहुत लिमिटेड दी है, तो मैं एनसीईआरटी प्लस कैंडिडेट दोनों को मिलाकर बता रहा हूं, जिससे कि आपको हर चीज के बारे में बताऊं। भाई जैसे कि उसने ये बताया कि कॉटन है, तो भाई कॉटन है, ठीक है, कॉटन एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है, ठीक है, कर रही है। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात में। तो महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है? इसके बाद हम बात करते हैं जूट की। देखिए जूट के बारे में मैं आपको बता, यहां से क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाई जूट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर इन इंडिया? जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर भी जरूर ढूंढिए। फाइन, कुछ हिंट है, मैं आपको बता देता हूं। जूट को गोल्डन फाइबर कहे जाने के पीछे कुछ रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जूट टेक्सटाइल्स के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है, बहुत ज्यादा महंगा माना जाता है। जूट टेक्सटाइल्स के मामले में बहुत ज्यादा महंगा माना जाता है, हर व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके अलावा इसका जो ब्राउनिश कलर होता है, फाइन, थोड़ा सा चमकीला होता है, इसलिए भी इसको हम गोल्डन टेक्सटाइल के नाम से जानते हैं। जूट टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है वो जूट के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रॉ जूट का रहा है। एंड जूट गुड्स, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। लेकिन जब से बांग्लादेश अलग हुआ है, तब से सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन बांग्लादेश में होता है। तो इंडिया का अब जो नंबर है वो सेकंड है। इंडिया में कौन सी जगह ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा जूट उगाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा जूट को उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी हुगली रिवर बेसिन पे सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन देखा जाता है। किलोमीटर उसमें, किलोमीटर्स में एक पूरी चेन है जहां जूट का ही प्रोडक्शन होता है। 3 से 4 किलोमीटर वाइड और लगभग 64 किलोमीटर लंबे एरिया में जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बेसिन पर किया जाता है। क्योंकि रिवर है तो वही वाटर फैसिलिटी भी अच्छी अवेलेबल है, क्योंकि रिवर है तो पोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी अवेलेबल है, चीजों को लाना ले जाना, भारी सामान, हल्का सामान, है ना, प्रोडक्शन जो हुआ है उसको दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब चीजें भी इजी होती है। क्योंकि रिवर है तो भाई पावर जनरेशन भी अच्छा है। बिहार और उड़ीसा बगल में ही लगे हुए प्रदेश हैं, तो यहां से चीप लेबर भी मिल जाती है, इसलिए जूट का प्रोडक्शन यहां पर सबसे ज्यादा देखा
जाता है। मार्केट फैसिलिटी की बात करें तो मार्केट भी बहुत अच्छा है कोलकाता का। फाइनेंस और बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत अच्छे खासे जो एम्प्लॉयड लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस और बैंकिंग और फाइनेंस के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अच्छी है, तो अच्छा खासा कैपिटल भी लगाने को मिल जाता है। राइट। और आज जो चैलेंज सबसे ज्यादा ये फेस कर रहा है जूट, वो इसी वजह से है केवल क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। ब्राजील से हमें कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। चैलेंजेस और फेस करने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तमाम जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं, उन्होंने सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करना शुरू कर दिया है। नायलॉन है, प्लास्टिक बैग्स है, पेपर बैग्स, इन सब चीजों का यूज करना शुरू कर दिया है। तो जूट एक तरीके से मार्केट से कंपटीशन से बाहर। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पे जो मशीनरी है वो भी बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट नहीं है, ट्रेडिशनल है, उसको भी बढ़ावा देना है, तब जाकर हम कहीं कॉम्पीट कर पाएंगे। हमारे यहाँ के लोग कॉम्पीट कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने 2005 में एक नेशनल जूट पॉलिसी को लागू किया। नेशनल जूट पॉलिसी के अनुसार गवर्नमेंट का जो मेन मोटो था, वो मेन मोटो था कि फार्मर्स को ज्यादा पैसा मिले, जो लोग उगा रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, और मशीन्स को मॉडर्नाइज किया जाए। और गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए जूट का ही यूज किया जाना चाहिए, इसके अलावा किसी का यूज नहीं होना चाहिए, जिससे कि जूट को बढ़ावा मिल सके, जूट कंपटीशन में आ सके और एक बार फिर से जूट को मार्केट में आने का मौका मिले। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं जूट टेक्सटाइल के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तमाम क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि भाई जूट को वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है, हुगली रिवर बेसिन पे ही जूट टेक्सटाइल मिल्स क्यों कंसंट्रेटेड है, और उसके आंसर्स भी मैं आपको अपने एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं। आपको टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको हमेशा भी बताया है कि जो बताऊंगा वो आएगा, और ये टॉपिक्स आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, और ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। देखिए, शुगर इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शुगर इंडस्ट्री को हम सबसे ज्यादा एक कॉपरेटिव इंडस्ट्री की तरह जानते हैं। मैंने आपको बताया ओनरशिप के ब्याह पर 4 तरीके की इंडस्ट्री होती है। एक होती है प्राइवेट इंडस्ट्री, जो प्राइवेट ग्रुप या कुछ लोगों के द्वारा ओन की जाती है, जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। एक होती है पब्लिक इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक होती है जॉइंट वेंचर्स, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही ओन करते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, पेट्रोल पंप्स वगैरह, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही ओन करते हैं। एक होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जहां पर लेबर और मालिक दोनों ही मिलकर, जो प्रोड्यूसर होता है वो फाइन, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो दोनों मिलकर जो कॉर्पोरेशन से इंडस्ट्री चलाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का ही सबसे बड़ा एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री को कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहा गया है। यूपी में अगर मैं बात करूं तो आपने अगर सुना, यूपी में कोरोना के दौरान अगर कोई इंडस्ट्री बंद नहीं हुई थी, वो शुगर इंडस्ट्री थी, क्योंकि यूपी को शुगर वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गन्ने वाले किसान परेशान हो जाते, गन्ना जब इंडस्ट्री में नहीं जाता, उसे चीनी नहीं मिलती, तो और वो मार्केट तक नहीं पहुंचती, तो कहां से गन्ना किसानों को मूल जो भी मिलना होता है, जो पैसा मिलना होता है, वो मिल पाता है। तो शुगर इंडस्ट्री जो है, इंडिया सेकंड स्टैंड करता है वर्ल्ड प्रोड्यूसर शुगर में, और फर्स्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खांडसारी में। जो बूरा है, जो बतासे हैं, जो खांड है, उसको बनाने में, गुड़ को बनाने में फर्स्ट प्लेस है इंडिया का। और ये इंडस्ट्री जो होती है वो सीजनल होती है नेचर में, राइट। ये इंडस्ट्री जो है वो सीजनल होती है, यानी इसको हर समय नहीं देखा जाता। क्योंकि दूसरी बात, आज इसमें पढ़ने वाली चीज क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है, तो इस शुगर इंडस्ट्री को, आपके शुगर मिल्स वगैरह को आज की डेट में सबसे ज्यादा सदर्न साइड में शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि जब इंडस्ट्री में जो गन्ना पहुंचता है वेस्टर्न साइड से, राइट, यहां से वहां पहुंचने तक जो उसमें फ्रक्टोज होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसमें जो चीनी की प्रेजेंस, उसमें जो मिठास की प्रेजेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दूसरी बात, जो बैगेज निकलता है, जो गन्नों से जो बैगेज निकलता है, बचा हुआ जो माल निकलता है, कचरा, हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक अच्छे लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं।
ट्रांसपोर्टेशन में डिले होने की वजह से उसका जो शुगर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, लोकेशन बहुत बड़ी वजह होती है किसी भी इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। मार्केट, आसपास का मार्केट सदर्न साइड में बहुत अच्छा खासा है, तो इसीलिए तो आप इसमें ये क्वेश्चन पढ़ना है कि क्यों सदर्न साइड में शुगर इंडस्ट्रीज को लोकेट धीरे धीरे किया जा रहा है, आखिर इसके क्या रीजंस रहते हैं। फाइन, शुगर मिल्स को क्यों वहां लोकेट किया जा रहा है, तो ये पढ़ने वाली बात है। शुगर इंडस्ट्री के बारे में एक दो क्वेश्चन है वो आप जरूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक इंडस्ट्री हमारी आती है जिसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो पहली बात, टेक्सटाइल आपको समझ में आया। टेक्सटाइल में मैंने आपको बताया क्या, टेक्सटाइल में हमारे पास जूट है, कॉटन है। टेक्सटाइल के बाद मैंने आपको बताया शुगर इंडस्ट्री, इसके अपार्ट टॉपिक है। शुगर इंडस्ट्री आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं बहुत ज्यादा चीजों को ना कवर करते हुए सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज कहां लोकेटेड है और क्यों लोकेटेड है। पहली बात, उन इंडस्ट्रीज के किसी जगह लोकेट होने के पीछे फैक्टर्स क्या है और आज वो इंडस्ट्रीज किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रही हैं, ये सारी ही चीजें बहुत समझने वाली और पढ़ने वाली। क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं बनते हैं, ये बात भी समझ लीजिए। क्वेश्चन इंटरनल टॉपिक से ही बनते हैं और वो मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। अगर मैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करूं तो वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स यूज करती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स यूज करती हैं, जो मेटल्स यूज करती हैं रॉ मटेरियल की तरह, वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल की तरह मिनरल्स को या मेटल्स को यूज करती हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इसके बाद आपका आता है सीमेंट इंडस्ट्री। तो तमाम इंडस्ट्री ऐसी हैं जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती हैं। कुछ टॉपिक्स को कटवा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम एक बेसिक इंडस्ट्री मानते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम एक बेसिक इंडस्ट्री मानते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि आयरन और स्टील को कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, तमाम अलग अलग जगहों पर हैवी, मीडियम और लाइट अलग अलग जगहों पर इसको यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर कौन सी मशीनरी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आयरन और स्टील का यूज हर जगह है। इट इज कंसिडर्ड एज हैवी इंडस्ट्री, हम इसको हैवी इंडस्ट्री में मानते हैं क्योंकि जो मटेरियल यहाँ पर यूज होता है फिनिश गुड की तरह, वो हैवी होता है और बल्की होता है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इंडिया इंपोर्टेंट है आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने में, और इंडिया अपने फुल पोटेंशियल से काम करती है आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया में आयरन और स्टील को इतना ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन हम इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए, इंडिया के लिए पर्याप्त हो जाए, इतना हम प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि देश में प्रोड्यूस होने वाली हमारी जो आयरन है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव नहीं है और क्वालिटी में भी ठीक ही है। क्या चैलेंज है? वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म। आज भी अगर हम आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने में अपने पोटेंशियल, मतलब हमारा जो ताकत है, हम उसके अनुसार भी अगर बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उसके रीजंस क्या है? रीजन क्या है कि भाई एक तो हाई कॉस्ट है, दूसरी बात जो कुकिंग कोल है, जो कोयला है जो चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, वो भी हमारे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास लेबर की प्रोडक्टिविटी लो है, हमारी जो लेबर है वो लो प्रोडक्शन करती है क्योंकि भाई मशीनरी भी इसी वजह हो सकती है। इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी की सप्लाई जो ज्यादा होनी चाहिए, 24 घंटे की होनी चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। दूसरी बात, इन चीजों के यूज करने के लिए जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, अच्छी जगह डेवलप होना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली बात हमारे पास हाई कॉस्ट है, कुकिंग कोल अच्छा अवेलेबल नहीं है, लोअर प्रोडक्टिविटी है लेबर की। तीसरी बात
हमारे पास इरेगुलर सप्लाई है किसकी, पावर की, और चौथी और सबसे मेन बात, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई आयरन और स्टील के बारे में। जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए प्लीज आप इस वीडियो को देखें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको इसमें क्या डाउट्स आ रहे हैं या आपके क्वेश्चंस इसमें क्या हैं। वीडियोस के बाद मैं एक सेशन जरूर करूंगा जिसमें मैं 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।